ये मशीन घुटनों के दर्द, सर्वाइकल पेन, एडी के दर्द, कमर दर्द और किसी भी प्रकार के दर्द में आपको आराम दिलाती है। साथ ही साथ ऑपरेशन से आपको बचाती है। वैदिक नाड़ी योग मशीन मंगवाने के लिए, अपने किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, मोटापे को अलविदा कहने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 011-3051-900। بدي منك ما تحارمني لبكل دقيقة تعذبني. वादी कश्मीर में चौथे दिन भी मुसलसल कर्फ्यू जारी। कर्फ्यू की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से मफलूज। तसादुम में 150 अफराद जख्मी और 2 दर्जन से ज्यादा हिरासत में। राजा भैया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सीबीआई ने दर्ज किया कत्ल का मुकदमा। आज प्रतापगढ़ पहुंचेगी सीबीआई की टीम। राजा भैया से पूछताछ मुमकिन। मुल्क भर में महिला दिवस आज। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी नवाजेंगे दिल्ली असमत दरी से मुतासिरा लड़की को स्त्री शक्ति अवार्ड। अमेरिका में भी एजाज से नवाजा जाएगा मुतासिरा। मशहूर साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन पेश किए गए रेल बजट से मायूस। मुंबई से मुरादाबाद शहर के लिए किया मुतालबा। आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख। पेशे खिदमत है मंजरनामा। वादी कश्मीर में चौथे दिन भी मुसलसल कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से मफलूज हो रही है। वाजह रहे कि जम्मू कश्मीर से बारामूला में फौज की जानिब से की गई फायरिंग में एक नौजवान की मौत हो गई थी और इसके बाद इलाके के हालात मजीद कशीदा हो गए थे। कानून और इंतजामिया ने बिगड़े हालात को रोकने के लिए वादी के कई हिस्सों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। महकमाए पुलिस के मुताबिक सोपोर और कुपवाड़ा शहर में कर्फ्यू जारी है। इसके साथ ही श्रीनगर शहर के 8 थाना इलाकों में भी कर्फ्यू का निफाज किया गया है। दूसरी जानब सिक्योरिटी दस्तों ने शहर के कई इलाकों में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। वहीं लोगों ने अलहदगी पसंद नारे लगाते हुए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे किए। जराये के मुताबिक अब तक तसादुम में 150 अफराद जख्मी और 2 दर्जन से ज्यादा हिरासत में लिए जा चुके हैं। तो बता दें आपको कि वादी कश्मीर में चौथे दिन भी मुसलसल कर्फ्यू जारी है। दरअसल इस कर्फ्यू की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से मफलूज हो रही है। और यूपी हुकूमत की सिफारिश के बाद मरकजी हुकूमत ने कुंडा के वलीपुर में हुई 3 कत्ल की वारदातों की तफ्तीश मरकजी जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के हवाले कर दी है। सीबीआई ने इस मामले में शहीद डीएसपी की बीवी की शिकायत पर राजा भैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कर ली है। सीबीआई आज प्रतापगढ़ भी पहुंच रही है। यहां वो राजा भैया से पूछताछ कर सकती है। कुंडा डीएसपी कत्ल मामले में फंसे यूपी के साबिक वजीर और बाहुबली रहनुमा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मुसीबतें अब बढ़ती हुई दिख रही हैं। सीबीआई ने कल उनके खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज किया था। उनके खिलाफ 6 दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और सीबीआई आज पूछताछ के लिए कुंडा पहुंच रही है। कुंडा में मारे गए डीएसपी जियाउल हक की बीवी परवीन आजाद की शिकायत की बुनियाद पर सीबीआई ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इसके बाद से ही उनकी हिरासत के आसार भी काफी बढ़ गए हैं। इससे पहले ऐसा इल्जाम आयद किया जा रहा था कि पुलिस राजा भैया को बचाने की कोशिश कर रही है। शुरुआती तफ्तीश में साजिश वाले पहलू की मुबैना तौर पर अनदेखी कर दी गई थी, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि मकतूल डीएसपी की लाश पर जख्मों के निशान पाए गए। इसका साफ मतलब ये माना गया कि गोली मारकर कत्ल करने से पहले उनके साथ मारपीट भी की गई थी।
उधर नीतीश कटारा केस के अहम गवाह अजय कटारा पर जानलेवा हमले के बाद अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उत्तर प्रदेश के बाहुबली रहनुमा डीपी यादव के बेटे विशाल ने, माफ कीजिएगा, इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बाहुबली रहनुमा डीपी यादव की तरफ से यह हमला कराया गया था। नीतीश कटारा हत्याकांड में जो अहम गवाह है अजय कटारा, उन पर ये जानलेवा हमला हुआ। कल का ये पूरा मामला है। कल गाजियाबाद में उन पर ये जानलेवा हमला किया गया था। इस पूरे मामले में अब इल्जाम आयद किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बाहुबली रहनुमा डीपी यादव और इस केस के मुख्य आरोपी, उन पर इस हमले के आरोप लगाए जा रहे हैं। और फिलहाल हमारे साथ नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। नीलम जी, खैर मकदम है आपका चैनल वन न्यूज पर। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कल गाजियाबाद में जो हमला हुआ है अजय कटारा पर, इसके बारे में आप क्या कुछ जानती हैं? देखिए, मुझे परसों मालूम पड़ा था कि रात को ऐसा हो गया है। ये कल सुबह क्या खबर है। और ये है कि जो हुआ है वो बहुत ही दुखनीय है। और स्पेशली क्योंकि वो एक अकेला गवाह है जो हमारे केस में जो अपनी गवाही पे कायम रहा है। नीतीश के अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे दोस्त जो उसके संग थे, वो तक मुकर गए थे। मगर हमारे देश में क्योंकि विटनेस प्रोटेक्शन नहीं है और कोई भी केस अपने निर्णय तक पहुंचने के लिए इतना समय लेता है, इसलिए एक तो गवाह मिलते नहीं है और जब मिलते हैं तो उनकी ये हालत होती है। किस पर आप शक जताना चाहेंगी? कौन लगता है आपको कि इस हमले के पीछे हो सकता है? देखिए, मैं वहां नहीं थी तो मेरा शक जताने की बात नहीं है, मगर पहले भी उसके ऊपर हमले हुए हैं जब से वो गवाह बना है इसमें मामले में। और उसके ऊपर कई सारे केस भी लादे गए हैं। यहाँ तक कि उसकी पत्नी को इतना डराया धमकाया गया था कि वो अपने बच्चे को लेकर उससे अलग हो गई है। तो मेरे ख्याल में इस बारे में जैसे ही पूछना ज्यादा सही रहेगा। और उसका जो शक है जी बिल्कुल। नीलम जी, आप हमें ये बताइए कि इस पूरे मामले को लेकर आप लोग पुलिस के पास जरूर गए होंगे, पुलिस से सुरक्षा की मांग आपने लोगों ने रखी होगी, क्योंकि जिस तरह से आप बता रही हैं कि आपके केस में सिर्फ यही एक ऐसे शख्स है जो आपकी मदद कर सकते हैं, तो पुलिस से आपको कितनी यहाँ पर मदद मिली? देखिए, हम लोग से मतलब वो खुद अजय जब केस ये चल रहा था उसके ऊपर उस वक्त भी अटैक हुए थे और उसने ये बात जज के सामने रखी थी। और जज ने जब ये ट्रायल कोर्ट में चल रहा था तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे डीजी पुलिस यूपी को कि अगर उसके संग कुछ ऐसा हुआ तो डीजी पुलिस यूपी खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। मेरे ख्याल से ये 2007 की बात है। तो तब से उसको सिक्योरिटी मिली हुई है, मगर ऐसे लोग फिर डरते थोड़ी ना है किसी से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, डर की कमी है और यही वजह है कि लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, अब जिस तरह के हालात बन गए हैं, अजय कटारा पर जानलेवा हमला किया जा रहा है, लगता है आपको कि आपके रास्ते में अभी काफी अड़चने हैं? देखिए, अड़चने तो पहले दिन से थी और हम लड़ना है अपने बच्चे के न्याय के लिए और इसलिए भी ताकि और लोगों के संग ऐसा ना हो। और ये लड़ाई अब और बड़ी हो गई है और सारी देश की जनता को इसमें जुड़ना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को ही चुन के भेजें जो हमारे लिए, चाहे वो संसद हो, चाहे वो विधानसभा हो, स्टेट लेवल पे, जो हमारे लिए ऐसे कानून बनाएं जो कि जनता के हित में हो। अगर लोग अपनी निजी स्वार्थ के लिए, जाति के बेसिस पे या पैसे के लिए या धर्म के लिए ऐसे लोगों को चुन के भेजेंगे जिनकी छवि अपराधी हो या जो करप्शन में डूबे हो, तो फिर इस देश की जनता का भला नहीं होगा। ये सबसे बड़ी सीख है जो मुझे इस पूरी लड़ाई से मिली है। जी बिल्कुल। अब जो हालात है, ताजा हालात है, इनमें आप आवाम से क्या अपील करना चाहेंगी? चैनल वन न्यूज पर आप इस वक्त हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, किस तरह की मदद की आप उम्मीद करती हैं, आप कह सकती हैं? नहीं, देखिए, मदद तो जो सरकार कोर्ट में है ये केस और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। और मगर आगे के लिए हमें कानून लाने हैं जिनसे कि न्याय जल्दी मिले। न्याय प्रणाली में परिवर्तन, जो हमारी इलेक्शन लॉज हैं उसमें परिवर्तन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि पुलिस रिफॉर्म जल्दी हो ताकि पुलिस बिना पॉलिटिशियंस के भय के अपना काम कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीलम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए भी। तो नीलम कटारा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी थी, नीतीश कटारा की मां। दरअसल इस पूरे मामले में अब सिर्फ एक गवाह है इनके पास और वो है अजय कटारा। उस पर भी जानलेवा हमला हुआ कल गाजियाबाद में, जिसे लेकर अभी मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं कि डीपी यादव ने ही, जो कि उत्तर प्रदेश के बाहुबली रहनुमा हैं और साथ ही इस केस में भी उनका नाम सामने आया हुआ है, उन पर यह इल्जाम आयद किया जा रहा है कि उन्होंने ही इस हमले को अंजाम दिया।
और आज बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन है और यौम ख़वातीन के इस मौके पर आज सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी दिल्ली में इज्तिमाई अस्मत दरी की मुतासिरा लड़की को स्त्री शक्ति एजाज से नवाजेंगे। अमेरिका में भी दिल्ली की इज्तिमाई अस्मत दरी की शिकार लड़की को वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से नवाजा जाएगा। मुल्क की बहादुर बेटी और दिल्ली इज्तिमाई अस्मत दरी की मुतासिरा लड़की को हिंदुस्तान और अमेरिका में एजाज से नवाजा जाएगा। बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर एक तरफ जहां अमेरिका की पहली खातून मिशेल ओबामा उसकी बहादुरी के एजाज से उसे नवाजेंगी, तो वहीं सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी भी उसे श्री शक्ति अवार्ड के एजाज से नवाजेंगे। इस दौरान बहादुर लड़की का खानदान वहां मौजूद रहेगा। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी लड़की के घर वालों को एक फ्लैट देने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल 16 दिसंबर को दिल्ली की सड़क पर चलती बस में एक फिजियोथेरेपिस्ट लड़की की 6 अफराद ने अस्मत दरी की और उसके बाद उसके जिस्म में कई तरह के उसे जख्म दिए और बाद में उन्होंने लड़की और उसके दोस्त को चलती गाड़ी से नीचे मरने के लिए फेंक दिया था। इस वाकये ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और दिल्ली समेत पूरे मुल्क में इस वाकये को लेकर जबरदस्त एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने सभी मुलजिमीन को फांसी की सजा देने, अस्मत के कानून में बदलाव करने की मांग की थी। इस वाकये के 5 मुलजिमीन के खिलाफ दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। वहीं एक मुलजिम का मामला जुवेनाइल कोर्ट में दाखिल है। आज मुल्क भर में यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यौम ख़वातीन मनाया जाना चाहिए। दूसरी ओर जहां एनसीआर और दिल्ली में हो रही अस्मत दरी के मुसलसल वाकयात से अफरा तफरी है, तो वहीं 24 घंटों के अंदर 8 अस्मत दरी की वारदातों ने ख़वातीन की हिफाजत को लेकर फिर से बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या दरिंदों को पुलिस महकमे से डर नहीं लगता। बहरहाल ख़वातीनों के साथ हो रहे जराइम को लेकर तो यही लगता है कि आखिर हम मना क्या रहे हैं, यौम ख़वातीन या दिखावा यौम। और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी 2012 में हिंदुस्तान की 20 सबसे मकबूल ख्वातीन की फेहरिस्त में अव्वल हैं। सनत मंडल, एसोचैम और जी बिजनेस के जरिए किए गए सर्वे के मुताबिक ये फेहरिस्त तैयार हुई है। फेहरिस्त में सोनिया गांधी के बाद आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर को दूसरा, पेप्सिको की सरबराह इंदिरा नूई को तीसरा, बायोकॉन की मैनेजिंग डायरेक्टर किरण मजुमदार शाह को चौथा और ऐश्वर्या राय बच्चन को 5वां नंबर मिला है। बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन की साबिक संध्या पर जारी इस फेहरिस्त में एक्सिस बैंक की सीईओ शिखा शर्मा को 6ठे, अदाकारा विद्या बालन को 7वें, ओलंपिक में कांस्य तमगा फातेह मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम को 8वें नंबर पर रखा गया है। सर्वे इस साल जनवरी और फरवरी के दौरान किया गया। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी एक दिनी उत्तराखंड दौरे पर आज देहरादून पहुंच गए हैं। यहां वो कांग्रेस कारकुनों से मुलाकात करने वाले हैं। राहुल गांधी मिशन 2014 के तहत कांग्रेस तंजीम को मजबूत करने की मुहिम में लगे हैं। सभी कांग्रेस हुक्मरानी वाली रियासतों में वो जा रहे हैं और कारकुनों को नज्म और इत्तेहाद से काम करने का दर्स पढ़ा रहे हैं। और मशहूर साबिक क्रिकेटर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन पेश किए गए रेल बजट को लेकर खासे मायूस हैं। मुंबई से मुरादाबाद तक बराह रास्त ट्रेन न चलाए जाने से अजहरुद्दीन के दावे सिर्फ दावे ही रह गए। वाज़ेह रहे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुंबई के लिए बराह रास्त ट्रेन चलाने के लिए वजीर रेल को खत लिखा था। खत में कहा गया था कि मुरादाबाद 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा गैर मुल्की करेंसी हासिल करता है। दूसरे जाने पीतल ताजरों को तिजारत के सिलसिले में आए दिन महाराष्ट्र भी जाना पड़ता है। यही वजह है कि मुंबई से मुरादाबाद शहर के लिए बराह रास्त ट्रेन का मुतालिबा तवील अरसे से जारी है। साथ ही मोहम्मद अजहरुद्दीन का कहना यह भी है कि वजीर रेल ने जल्द ही इस पर गौर करने का यकीन भी दिलाया था और जल्द ही दूसरी ट्रेन मुंबई के लिए मुरादाबाद से बराह रास्त चलेगी, इस तरह का भरोसा भी उन्होंने अब दिलाया है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay?
मैं सर्विस टैक्स भरदा हां, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ जेड और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, आप देख रहे हैं मंजरनामा। वेनेजुएला के सदर हुगो शावेज की आज आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। आखिरी सफर के दौरान जब शावेज के ताबूत को कराकस में घुमाया गया तो लाखों की तादाद में सड़कों के किनारे खड़े लोगों ने उनके लिए आंसू बहाए। उनके जानशीन निकोलस मादुरो समेत हुकूमत के हर शख्स ने 7 घंटे के इस सफर में हिस्सा लिया। कैंसर की वजह से मंगल को दम तोड़ने वाले शावेज की याद और एजाज में सड़कों पर हर तरह के अफराद उनकी सोशलिस्ट पट्टी के कलर वाले लाल कपड़े पहने हुए थे। और इजरायली सिक्योरिटी फोर्स ने फिलिस्तीन के बैतलेहम और नाबलीस शहर में कम से कम 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह रहे कि इजरायली सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी का काम पिछले काफी दिनों से जारी है। जराये के मुताबिक मगरबी किनारे में रोजाना की बुनियाद पर इजराइल के खिलाफ मज़ाहमत और हामी शहरियों की पकड़ धकड़ जारी है। तफसीलात के मुताबिक अल खलील शहर में 3 अफराद की गिरफ्तारी हुई है। इनका ताल्लुक शहर बैतलेहम से ही बताया जा रहा है। इजरायली सिक्योरिटी फोर्स ने फिलिस्तीन के बैतलहम और नाबलिस शहर से कम 20 अफराद को गिरफ्तार किया है। वाज़ेह है, इजरायली सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी का काम पिछले काफी दिनों से जारी है। जराये के मुताबिक मगरबी किनारे में रोजाना की बुनियाद पर इजराइल के खिलाफ मज़ाहमत के हामी शहरियों की पकड़ धकड़ भी जारी है। वहीं तफसीलात के मुताबिक अल खलील शहर में 3 अफराद की गिरफ्तारी हुई, जिनका ताल्लुक शहर बैतलहम से बताया जा रहा है। इसी तरह गिरफ्तार किए गए एक और नौजवान को इस इलाके से उठाया गया है। वहीं बैतलहम के जुनूब टाउन बेतफजार से 5 फिलिस्तीनियों के घरों पर धावा बोलकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। मकामी जराये के मुताबिक गिरफ्तार किए गए नौजवानों की उम्र 19 से 14 साल बताई जा रही है। दूसरी जानिब इजरायली फौज ने अल खलील शहर के मगरबी टाउन से एक 20 साल नौजवान को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। नाबलिस शहर में सहूनी एहलकारों ने मुख्तलिफ फिलिस्तीनी कॉलोनियों पर धावा बोला और मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया। हमलावर सहूनी एहलकारों ने फिलिस्तीनियों के घरों पर तोड़ फोड़ भी की। वहीं नाबलिस के बलाता टाउन के मुतादिद घरों पर छापे मारे और कई शहरियों को जोदोकब और गिरफ्तार किया। दूसरी जानिब जुनैन शहर के इलाके कबातिया में 36 साल साबिक असीर अब्दुल गनी को हिरासत में लिया गया है। ख्याल है कि अब्दुल गनी 2 हफ्ते कबल गिरफ्तार किए गए मारूफ फिलिस्तीनी कार्टूनिस्ट मोहम्मद सामेना के भाई है। इजरायली फौज ने हालिया दिनों में मगरबी किनारे के मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर शहरियों को गिरफ्तारी का काम शुरू किया है और जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज में 25 अफराद को पाबंद सलासिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब फिलिस्तीनी वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया ने गज़ा में मराकिश के एक वफ्द का इस्तकबाल किया और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। गज़ा की हुकूमत के फरमारवा ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को यहूदियाना की कार्रवाइयों के दौरान यहाँ की तारीखी और इस्लामी अलामत के ज़ाया की शदीद मजम्मत की है।
वहीं नामानिगारों से बात करते हुए इस्माइल हनिया ने कहा कि अलकुद्स की मराकश कॉलोनी उस वक्त से कायम है जब अलकुद्स में अजीम सिपह सालार सुल्तान सलाउद्दीन ने दाखिला किया था और इजराइल इस तारीखी कॉलोनी को मुसलसल यहूदियाना के अमल में मसरूफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक को करारा झटका देते हुए एटमी प्रोग्राम पर नाबावस्ता तहरीक ने ईरान की हिमायत की है। नाबावस्ता तहरीक यानी नाम से एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम का वाहिद रास्ता डिप्लोमेसी और गुफ्तगू है। जराये के मुताबिक नाबावस्ता तहरीक का बयान बैनुल अक़वामी एटमी एजेंसी के मौसमी इजलास के मौके पर पेश किया गया। साथ ही इस मौके पर ताकीद की कि एटमी तवानाई ऐवान की कार्यवाही में सीधे राज्यसभा का रुख करते हैं। But since then, sir, there have been 3 governments. The Congress government went out of office in '96, was followed by a United Front government, later by a BJP NDA government, and the fact that despite changes in government, the rise of left parties, the rise of Bharatiya Janata Party, and its allies, there was no change in the direction of reforms. All political parties, whatever they may say in opposition, have sworn by economic reform, and that our country needs economic reform to realize its full developmental potential. I sincerely hope and trust that when the leader of the opposition and his colleagues reflect calmly on the situation that we have dealt with in our present incarnation, he would come to the conclusion that the path that we have chosen is the right path. Honorable leader of the opposition started by saying that the UPA inherited a fast-growing economy and we have made a mess of it. I would like to remind the Honorable Leader of the Opposition that the government of which he was a distinguished member was from 1998-99 to 2003-2004. And if I look at the data of growth rates in 98-99, the growth rate of the economy was 6.7%. In 99-2000, it was 7.6%. In 2000-2001, it was 4.3%. 2001-2002, 5.5%, and 2002-2003, 4%. And it's only in 2003-04 that the growth rate picked up and we had a growth rate of 8.1%. By contrast, if you look at the 9 years of the UPA, in 2004-05, growth rate of the economy was 7%. In 2005-06, 9.5%. In 2006-07, 9.6%. 2007-08, 9.3%. In 2008-09, 6.7%. 2009-10, 8.6%. 2010-2011, 9.3%. 2011-12, 6.2%. It's only in the current year, 2012-13, that the growth rate will fall to 5%. Sir, as the Honorable Finance Minister has pointed out in his budget speech, we do not believe that the slow growth will come to stay where it is today. We have every intention
to use all policy instruments to push up the growth rate, and it is our expectation that in the next 2 or 3 years, the economy can once again bounce back to a growth rate of 7 to 8%. Sir, what was the main point made by the Honorable Leader of the Opposition? He said, we created first the crisis and now we are trying to resolve this crisis. His reference was obviously to the expenditure that were incurred by the UPA government in the course of last 9 years to bring the social balance in our patterns of spending, to pay greater attention to social sectors of the economy. Shri Jaitley very sarcastically said that the UPA government first increased expenditure in an unbridled fashion and now wants to take credit for enforcing financial discipline. Sir, we are proud of expanding expenditure in the social sector. We are proud of increasing spending in programs that ensure access to health and education for the common man, and particularly for the weaker sections of our society. We are proud of increasing spending in programs that provide livelihood security to the poor. We are proud of making all sincere efforts for fulfilling our commitment for inclusive growth. Look at the health sector. We have increased expenditure from about rupees 7,500 crore in 2003-04, which was the last year of the NDA government, to about 27,000 crore in the year 2011-12. This is a 3.5 times increase in Sarva Shiksha Abhiyan, where the expenditure has gone up 7.5% from 2,730 crores in 2003-04 to rupees 20,841 crores in 2011-12. The results are for everyone to see, and I do not wish to cite here all the indicators that reflect our successes. Let me also say to this august house that we will continue supporting these schemes and programs. Sir, Shri Jaitley referred to programs initiated by the NDA government. Whatever good programs were there, we have carried them forward. Take, for example, the case of the Sarva Shiksha Abhiyan. In 2003-2004, the actual estimate of expenditure was 2,730 crores, whereas in 2012-2013 it was 21,907 crores. Statement with regard to the midday meal program, from small amounts in 2003-04, rupees 1,375 crores. In the current year, the expenditure will be 9,890 crores. I could go on. I could The point that I wish to make, sir, is that during the NDA period, there was token provision, although great names were used, the Pradhan Mantri's Garam
Gram Sadak Yojana, this program, that program, but the amount of money that was allocated to these programs was very, very small, and therefore their capacity to make impact in the areas where spending was to be targeted, devoted, was pretty small. Take, for example, the case of the PMGSY. 2001 to 2003, for the NDA period, the releases were 9,682 crores. From 2009-10 to 2012-13 in UPA2, 56,281 crores. और अब आपको ले चलते हैं सीधे हरियाणा, जहां इस वक्त सोनिया गांधी की रैली हो रही है। जिला विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के ऐतिहासिक मौके पर प्रसन्नता और गर्व है। कहा गया है कि हजारों मील की यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। उस समय के परंपरावादी और अशिक्षित समाज की पृष्ठभूमि में भगत फूल सिंह जी ने 1936 में जो संस्था मात्र 3 कन्याओं को लेकर शुरू की थी, वह आज एक विशाल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुई है। ये हम सब के लिए, भविष्य के प्रयासों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। केजी से पीएचडी तक शिक्षा देने वाला यह संस्थान केवल 6 वर्षों में जिस तेजी से बढ़ा है वह सराहनीय है। आज इस विश्वविद्यालय में कला, विज्ञान, तकनीकी और अनेक आधुनिक रोजगार से जुड़े हुए कोर्सेज चल रहे हैं। मैं जानती हूं कि इस विश्वविद्यालय की ज्यादातर छात्राएं ग्रामीण इलाकों से आती हैं। निश्चय ही वे हरियाणा के समाज में सामाजिक परिवर्तन और क्रांति की मिसाल बनेंगी। हरियाणा की बेटियों में प्रतिभा है, सामर्थ्य है, हौसला है। शिक्षा, खेल और दूसरे क्षेत्रों में भी उन्होंने बेजोड़ सफलता हासिल की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और उनकी सरकार को मैं बधाई देती हूं कि इस प्रतिभा को और उजागर करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लागू की है। जाहिर है कि इन प्रयासों के भविष्य में अच्छे परिणाम आएंगे। असल में शिक्षा और सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं रहा। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपनी धुन में लगे रहना होता है। आप खुद इस अनुभव से गुजर रही होंगी, लेकिन आपको भविष्य में भी मुश्किलों के सामने कभी झुकना नहीं है। पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका डटकर सामना करना है, क्योंकि देश को हर क्षेत्र में जिम्मेदार पदों पर महिलाओं की जरूरत है। आप सभी भाग्यशाली हैं कि इस संस्था में शिक्षा पाने का मौका मिला है, और ये वह शिक्षा है जो आपको हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार रखेगी। आप में से बहुत सी छात्राएं नए और बड़े रास्तों पर चलेंगी और कामयाबियां हासिल करेंगी। मुझे उम्मीद है कि इस शिक्षा की बुनियाद पर आप जिंदगी के हर मोड़ पर उनका भी ध्यान रखेंगे जिन्हें आपके तहें पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला। हरियाणा भी अपने धन की धरती है। एक तरफ
बेहद प्रगति और नयापन, और दूसरी तरफ दकियानूसी विचारधारा। आखिर यहाँ लड़कियों की तादाद क्यों कम है? ये तो दिमागी पिछड़ेपन की वजह से है। हमें लोगों के दिल दिमाग को बदलना है, कन्या भ्रूण हत्या के कलंक को धोना है, बलात्कार जैसी घटनाएं और दूसरे अपराध और अत्याचार जो बच्चियों और महिलाओं पर सारा देश में हो रहे हैं। पर सोनिया गांधी लगातार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर रोक लगाने की बात तो कह ही रही थी, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जिस तरह से ये अपराध देखने को मिल रहे हैं और इनके लिए कोशिश की जाएगी कि अब इस तरह के अपराध अब सामने ना आए, ये वारदातें रोकी जाए। तो सोनिया गांधी फिलहाल हरियाणा पहुंची हुई हैं रैली करने के लिए, और इसी रैली में संबोधित करते हुए जनता को अपनी तरफ से तमाम बातें रखी गई हैं। सोनिया गांधी के जरिए आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जहां महामहिम प्रणब मुखर्जी उस पीड़िता को, उस दिल्ली की बेटी को जहां सम्मानित करने वाले हैं, वहीं आज सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष हरियाणा पहुंची हुई हैं रैली करने के लिए, और महिलाओं विकास की झड़ी